गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और आज हमारा क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने हैं हमने रिग्रेशन का। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप आंसर बताते जाना, जिसका डिफरेंट हुआ आंसर वो बता दें तो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अगर आपका मैच कर रहा है तो हम आगे चलते जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का सी, पीछे का आंसर मैटर नहीं करेगा, जो हम क्लास में टिक करेंगे वही फाइनल आंसर होएगा। अगर पीछे आंसर डिफरेंट है तो चेंज कर लेना, ठीक है ना, पीछे चेंज कर लेना अगर डिफरेंट हुए तो। क्वेश्चन नंबर 2, डी बी। क्वेश्चन नंबर 3, blood pressure of a person depend upon age. We need consider the regression equation of blood pressure on age. देखो ना, ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है, एज पे डिपेंडेंट है। अगर ये x है और ये y है तो इक्वेशन x और y बनेगी, ठीक है। तो आंसर इसका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ए। क्वेश्चन नंबर 5 डी फॉर डॉग। किसका जी? रेसिड्यूल जो बचा हुआ है, ठीक है। एक मिनट। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन द रिग्रेशन इज नोन एज एरर आएगा, रेसिड्यू नहीं आएगा, एरर ही आएगा, अकेला एरर ही होएगा भाई, एरर आएगा, रेसिड्यू नहीं बोलोगे आप उसको। रेसिड्यू कोई शब्द यूज किया है? नहीं किया ना, एरर है वो। रेसिड्यू तो मतलब जो बच गया, इट्स एरर। क्वेश्चन नंबर 6, पॉजिटिव भी हो सकता है एरर, नेगेटिव भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पर भी एरर है, अगर वो रेसिड्यू भी लिख सकता था। आपका एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 ए। क्वेश्चन नंबर 8 डी, टू रिग्रेशन लाइन बिकम आइडेंटिकल। हाँ जी, ठीक है। ए और बी -1 +1 कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 डी, what are the limit of two regression coefficients? Limits, no limit, must be positive, one positive and another negative, the product of regression coefficient must be numerically less than unit। यही था। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैसे तो कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों 1 से बड़े नहीं होंगे और दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 1 से या 1 या 1 से नीचे आना चाहिए। कुड बी 1, इट कुड बी लेस देन 1, ठीक है। वैसे ना ये लाइन सही नहीं है, न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी नहीं, लेस देन और इक्वल टू, ये आना चाहिए था यहाँ पर। मतलब लाइन अगर सही लिखते तो ये आता, इट कुड बी लेस देन और इट कुड बी इक्वल टू, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, following are the two normal equation obtained by driving the regression line y on x, y is equal to a plus bx, ठीक है। ये बन गया नॉर्मल इक्वेशन है। ए की वैल्यू निकालो, यहां से कितनी आई? ए की वैल्यू निकाल के बताऊं, क्या कह रहे हो? निकाल के बताऊं? वो कह रहा है निकालनी है तो निकालना है ना फिर। चलिए देखिए, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10a प्लस 20b इज इक्वल टू 80, और ये होगा 10a प्लस 25b माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, -5b इज इक्वल टू 15 ही -15, ठीक है। और b की वैल्यू आ गई 3। अब इसमें पुट कर देते हैं b की वैल्यू 5a प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 40, 5a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, a आ गया 2 और b आ गया 3x, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x कहाँ पर है? इज आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, given the following equations, which one of regression equation is x और y? क्या पॉइंट में आंसर आया, निकालना क्या है यहाँ पर? आपको तो ये बताना दोनों में से रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई कौन सी है, निकालना क्या था है? सबका भी है। हाँ, नन ऑफ दीज कैसे निकाल लिया आपने? अच्छा, दोनों के साइन अपोजिट आ रहे हैं। हाँ, तो फिर नन ऑफ दीज होएगा ना, फिर नन ऑफ दीज होगा, साइन अपोजिट आ रहे हैं ना। अगर इन्होंने निकाला बी एक्स वाई तो प्लस में आ रहा है, और इधर वाई बी वाई एक्स निकाला तो माइनस में आ रहा है। ठीक है, दोनों बार निकाल के देख लिए, फिर इसका मतलब तो ये है कि अपोजिट आ रहे हैं, तो रिग्रेशन इक्वेशन है ही नहीं है ये, है ना। चलिए, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13, u is equal to this, v is equal to this, regression coefficient of y on x is this, what is the regression coefficient of y on u? कल ही तो v on u कल ही तो कराया सेम। आइए, अब बोल रहे हो तो कराना तो पड़ेगा ही ना, सेम कराया था हमने। क्या क्वेश्चन कहाँ गए? आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। क्या है? यही कर देता हूँ, चलो छोड़ो। कौन सा 13? देखो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ। बी वाई एक्स गिवन है 2.4, ठीक है, और आपको बी वी यू निकालना है ना। बी वी यू निकालने के लिए आपको वी और वाई का रिलेशनशिप और एक्स और यू का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। आपको मालूम है जो v है वो -3y -6 है, और जो u है वो 2x + 5, ये है ना। रिलेशनशिप देख के ही हमें पता लगता है। देखो, बी वाई एक्स ये है और बी वी यू निकालना है। अब इससे ये निकालना है तो रिलेशनशिप तो होना चाहिए ना, तभी निकलेगा। तो अब y के साथ v का रिलेशनशिप होना चाहिए, x के साथ u का होना चाहिए। इसका मतलब बी वी यू अगर मुझे निकालना है तो कोरिलेशन भी वी यू की चाहिए, और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन भी v का, स्टैंडर्ड डेविएशन u का। अब आप देखो, अब ये वाला और ये इनटू ये होगा, है ना। इस वाले में और इस वाले में कोई फर्क नहीं है। क्यों क्यों फर्क नहीं है? देखो, इसका तो प्लस माइनस का फर्क पड़ता ही नहीं होता, है ना। प्लस माइनस का फर्क पड़ता नहीं होता, आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेम ही आएंगे। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ता है। साइन साइन बदल जाएगा। देखो ना, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, दूसरे में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन साइन बदल गया। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो -by(x), एक ही बात है। साइन बदलेगा ना, कोरिलेशन का साइन बदलेगा जब आप, वैसे तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड का भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाता है, इसके पीछे भी मैंने कारण बता दिया था कि साइन क्यों चेंज होता है। कोवेरियंस के नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन लगे हुए होते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव हो जाता है, कोवेरियंस नेगेटिव, साइन कोवेरियंस के ऊपर साइन का असर आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आता नहीं है, इसलिए आंसर चेंज हो जाता है। कोरिलेशन में पढ़ा था हमने ये। इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वी का चाहिए। अब आप देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर फर्क पड़ता है ना। ये काम करते हैं ना, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। 3 क्यों लिया? साइन पॉजिटिव, ठीक है, हालांकि -3 है,
लेकिन साइन पॉजिटिव, और नीचे 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक, इसको हम ऐसे करें -3/2 RYX इंटू, ठीक, यही आएगा -3/2 इंटू 2.4 -3.6। बी इज द आंसर। लो चेक कर लो, देख लो, कोई डाउट है पूछ लो, एक बार और देख लो। क्या? अरे भाई खुद करके देखो, सामने तो कर दिया बिल्कुल, खुद करके देखो, नहीं आएगा तो बताऊंगा, एक बार करके तो देखो। हाँ, अगर एक वो तो दिमाग लगाना ना, एक ही ऑप्शन माइनस में होता सीधा ही वही आंसर आ जाना था। हाँ भी तेरे को हो गया, आंसर आ गया, एम ही आ गया, 1 मिनट में आ गया, अभी तो आ नहीं रहा था। सीरियसली बोल, करा दूंगा मैं, देख लो। बताओ किसी और ने पूछना तो करा देता हूँ, साफ साफ करा दूं इसको अच्छे अच्छे तरीके से। मैं तो करा रहा था, इन्होंने कराने नहीं दिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 15 कराऊं? चलो कर लेते हैं। कहते हैं कि इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, यानी कि बी वाई एक्स, एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का यानी कि आर दे रखा है, एंड वेरियंस ऑफ वाई की गिवन है, ये दिया हुआ है सारा कुछ। व्हाट इज द वेरियंस ऑफ एक्स? चलिए देखिए, यही कर दूं इसको मिटा के। देखो 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, आपको बी वाई एक्स गिवन है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एक्स, ये गिवन है आपके पास बी वाई एक्स -3/4, आर गिवन है √3/2 इंटू स्टैंडर्ड वेरियंस दिया हुआ है, वेरियंस ऑफ वाई दिया हुआ है ना, तो इसका रूट कर दूं। ठीक है, ये रह गया। हाँ कैमरे में नहीं आ रहा, अब आ रहा है। ठीक है, सुन रहा होगा वो। चलो ठीक है, चलें आगे। अब आप इसको ठीक करें, मतलब क्या रह गया, यही रह गया -3/, इसको इधर ले चलते हैं। बाय ऑप्शन तो सारे क्वेश्चन ही हो सकते हैं, पर मुझे तो समझाना है ना कि आया कहाँ से। पेपर में तो बाय ऑप्शन ही कर देंगे, बाय ऑप्शन करके भी पुट तो यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा तो बाय ऑप्शन से पुट करके, ये इतना मुश्किल नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, मिनट में हो जाता है। इंटू 2 इंटू 4/3 माइनस, ठीक है, यही होगा। ये 2 से 2 कट गया, ये √3 इंटू 4/3। अब हमें स्केयर चाहिए, वेरियांस चाहिए, वेरियांस इसका स्केयर होता है तो दोनों तरफ स्केयर हो जाएगा। जब रूट का स्केयर करोगे तो रूट खत्म, 4 का स्केयर 16 और नीचे 9, ये और ये कट जाएगा 3, 16/3 इज द आंसर। ठीक है जी, 16/3 इज द आंसर। इसको जैसे मर्जी कर लो, सेम ही बात है, वैसे भी कर सकते हैं।
वो तो सीधा ही काट दो ना, इसको इसके साथ काट के अंडर रूट नीचे 3 लिख दो, एक ही बात है। वो मैंने उस तरह किया नहीं कि पूछोगे ये कैसे कर दिया, सोचना पड़ता है ना कौन सा स्टेप आपको इजी लगेगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 17 बी, 18 ए है। Given below the information about the capital employed and the profit earned by the company last 20 years. Correlation 25 years. Correlation coefficient between capital employed and profit given है. Sum of regression coefficient for the above data. The sum of regression coefficient पूछा है. Correlation coefficient पूछ लिया उन्होंने, निकल जाएगा। देखो regression coefficient निकालने को बोला है, तो bxy BYX। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को X मान लेते हैं और प्रॉफिट को Y मान लेते हैं, दोनों में रिलेशन है। कैपिटल एम्प्लॉयड समझते हो, कैपिटल बिजनेस में कितना पैसा लगा और प्रॉफिट कितना आया, तो मतलब वो क्या होता है बेसिकली, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किया जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, उसमें से आपने प्रॉफिट कितना कमाया वो है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड है, तो आपको दोनों के रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने हैं। एक में हम बोलेंगे कि प्रॉफिट डिपेंड है किस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे, दूसरे में बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट पे डिपेंड है, जितना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए उतना कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एक BXY निकालना पड़ेगा, एक BYX निकालना पड़ेगा, इन्हीं को रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जोड़ निकालना है, प्लस करके निकालना है दोनों को। तो प्लस तो तभी करोगे ना, पहले दोनों को निकाल तो ले, ठीक है। आपको मालूम है R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X Y, R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, R दिया हुआ क्वेश्चन में 0.92। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X चाहिए, X को माना हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को, ठीक है, तो 5 आया और 6 आ गया, और इसका 0.92 6/5, इन दोनों को जोड़ो, निकाल के जोड़ लो, ठीक है। दोनों का रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जोड़ पूछा है, तो जोड़ तो निकाल ही दोगे ना आप, बताइए कितना, पहला पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 वैल्यू पुट करके देख लो डी। क्वेश्चन नंबर 20 सी, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 21 टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 9। ये ना इनडायरेक्टली ये बोल रहा है पहले y और x की इक्वेशन बता दो, इन दोनों में से उसी में पुट करोगे। कहता है वैल्यू ऑफ y इफ x इज दिस, उसने पूछा है कि y की वैल्यू निकालो अगर x की वैल्यू 9 है, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, y और x ही होगी ना। तो इन दोनों इक्वेशन में से y और x की ढूंढनी पड़ेगी आपको पहले, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एक काम करो ना, सीधे पुट करके आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब मान के चलो ये y और x है ना, इसमें पुट करके देख लो कितना आया। अरे पुट करके तो देखो, नहीं इसमें पुट किया 8 आ गया, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी x और y है, कौन सी y और x है, तुक्का नहीं मार सकते, गलत भी हो जाएगा। कैसे ढूंढा है x और y और x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लिए, मल्टीप्लाई करके देख लिया, जिसका लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है वो इक्वेशन सही है, और उसमें जो y और x है उसमें वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। अब ये तो ढूंढने की, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इनमें से रिग्रेशन y और x और y कैसे पता चलता है, वो तो पता है।
ठीक है, तभी दोनों दिए हैं, मैंने तभी तो बोला ना भाई आप पुट करके देखो, दोनों से आंसर जो आ रहे हैं दोनों दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पर -12 ना दिया होता, यहाँ +12 दिया होता, फिर आपको ये ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। आप उसमें पुट कर रहे हो वो वाला आंसर भी आ रहा है, आप उसमें पुट कर रहे हो वो वाला आंसर भी आ रहा है, तो हमें पता नहीं है ना दोनों में से सही कौन सा है। तो उसके लिए फिर आपको लॉन्ग रूट अपनाना पड़ेगा, कि ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से जो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो शॉर्टकट भी मार सकते थे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बी फॉर बॉय 23, ए 24, 25, डी 26, बी फॉर बॉय 27, 28, बी फॉर बॉय 29, बी 30, 31, 32, तो वही चौखा है। वैसे पढ़ने में खतरनाक सा लग रहा है कि यहाँ पता नहीं क्या पूछ लिया, बट अगर आप देखोगे तो पढ़ोगे तो नॉर्मल है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। 33, 34, 35, 36, 37, बी 38, 39, स्टैंडर्ड डिवीजन से भी पास होती है वो लाइन, उनका स्टैंडर्ड डिवीजन भी तो कॉमन ही होगा ना लाइनों का, स्टैंडर्ड डिवीजन लाइनों का सेम ही तो होगा ना। एक बताओ, दो रिग्रेशन इक्वेशन है, वो पूरे डाटे का स्टैंडर्ड डिवीजन तो सेम ही होएगा, मीन भी सेम होगा, ठीक है। चलो बोलो 40, 41, 42, two regression coefficient are this and this, percentage of unexplained variation, बताओ। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का? आर निकालना पड़ेगा ना पहले आपको, ठीक है। अब देखो एक मिनट, आर निकालना पड़ेगा आपको, अनएक्सप्लेन्ड सॉरी इधर है ना, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन के लिए आर निकालना पड़ेगा। आर क्या आएगा 4 × 8 आ गया, ठीक है। और आपको अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन चाहिए, तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का आंसर क्या, फॉर्मूला क्या होता है 1 का रूट भी होता है। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होता क्या बेसिकली, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है ना, ठीक है। तो आप देखिए r² 1 नहीं ये 0.8 आएगा ना, नहीं चेक करो, मैंने ये 0.4 होंगे ना, तो नहीं ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट 4 और 6 दोनों एक से बड़े कैसे हो गए, मिस्टेक होगी क्वेश्चन में कोई, ये गलत है ना। रिग्रेशन कोफिशिएंट 4 और 16 दोनों एक से बड़े नहीं ना हो सकते, अगर एक से बड़ा तो दूसरा छोटा होगा, तो ये तो दोनों बड़े हैं, फिर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है कुछ, ठीक है। आंसर जरूर आपने निकाल दिया होगा, 0.4 0.16 हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो 0.08, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आया बी। क्वेश्चन नंबर 43, 43, 43 कर लेते हैं। If the regression line of y on x is given, y is equal to x plus 2, coefficient of correlation is this, standard deviation of y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, वेरिएंस की रेशियो पूछी है।
आपको मालूम है बी वाई एक्स क्या होता है? तो बी वाई एक्स यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। इस इक्वेशन में एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो बी वाई एक्स होगा। वाई ऑन एक्स है ना, स्लोप होती है ना बी वाई एक्स, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? 1। आर आपको मालूम है 0.5, ठीक। 1 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। ये 2 आ गया। हर चीज के लिए कैलकुलेटर उठा लेते हैं। फोर आ गया। स्केयर कर दोगे? इसी का स्केयर चाहिए था ना, तो स्केयर कर दो। 4 आंसर आ गया ना इधर भी। आसान ही था क्वेश्चन। गलत क्या प्रॉब्लम क्या आई थी आपको ये इस इक्वेशन में? अच्छा एक बार बताइए, अगर मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखूं, तो अगर मैं बोलूं बी वाई एक्स निकालो, तो आपको ना इस इक्वेशन को याद रखना हमेशा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तब आप करोगे। तो आप देखो ये इसी फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? y इधर रखना है आपने, y के साथ इधर कुछ होना नहीं चाहिए, y आपने इधर रखना है। -2/3 प्लस 6/2/3x माइनस प्लस 6/3, इस तरीके से करना है। तो फिर कंपेयर करो, ये a तो ये a, x के साथ जो लगा हुआ है वो, यानी कि -2/3 इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है? इस तरीके से करना है आपने, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सिमिलरली अगर x और y होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। वो मैं कर दूंगा आके, क्या जरूरत है? कुछ काम टीचर के लिए भी छोड़ दो, खुद ही करोगे भी, टीचर के लिए छोड़ने हैं। तो टीचर ने तो मैडम अपना काम कर दिया पढ़ाने वाला, तो डाउट। अच्छा ठीक है, ओके, मान गई जी आपकी बात, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 बॉय। फोर्टी फाइव बॉय। 46 डी बी। 47 बी। और 48 लो, रिग्रेशन हमारा खत्म हो गया। अब आप देखो, मुश्किल थोड़ा ना है ये, इजी चैप्टर है, बट आप बच्चों को कॉमनली पूछोगे ना, रिग्रेशन बड़ा औखा है, मुश्किल है, बट अगर आप तरीके से करोगे तो हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए, जब से हमारे ये पेपर वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं ना, आपकी बहुत लिमिटेड सी क्वेरीज थी, मतलब डाउट थे। उससे पहले 2-4 डाउट थे, उसके बाद तो अब 48 में से अगर आपके 5 या 8 भी डाउट है तो डाउट थोड़ी ना वो 5-7 डाउट, डाउट वाला ही क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। और हर एक बच्चे के अलग अलग है, 5 मतलब कलेक्टिव क्लास के डाउट है। अब एक बच्चे के 5 डाउट थोड़ी ना, आप हर एक का 1-1 2-2 डाउट है बस। तो फिर भी अगर आप पेपर में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं फाइनली आपकी रिवीजन में प्रॉब्लम है। आपने पढ़ लिया, पढ़ के आपने क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, फिर आप जब पेपर में जाते हो तो यू विल फाइंड कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आ रहा ना, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है दिसंबर वगैरह के सारे पेपर के क्वेश्चन लिखे हुए। तो ऑफकोर्स जो आने वाला पेपर होगा वो भी तो सिमिलर नेचर का ही होगा, ऐसा कोई इनसे अलग क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, सेम ही है, सेम जैसे ही है। तो फिर भी अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप टाइमली उस समय रिवीजन नहीं कर पा रहे। पढ़ भी लिए हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हैं, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, जब पढ़ने का समय, वाकई में तैयार होने का समय होगा, तो हथियार ही पूरे इकट्ठे नहीं किए और जंग में शहीद हो जाते हो। उल्टा है ना, आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन जंग पे जाते समय बिना कवच के चल रहे हो, बिना तैयारी के जा रहे हो,
भूल भाल जाते हो, उस समय तो ज्यादा तैयारी करने की जरूरत होती है। या तो अपने आप को ऐसा बना लो कि भूलो ही ना, या तो आप ऐसे इतनी बार उसको रिवाइज कर लो कि आप भूलो ना, आपको पेपर के दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी पेपर। लेकिन आप वैसा पढ़ते ही नहीं हो ना, आप तो जस्ट अभी किया है, 4 दिन बाद, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो अंधेरी रात छा जाती है बड़ी जल्दी आपकी। इस वजह से आप पेपर वाले दिन में जाते हो तो वहां परफॉर्म नहीं कर पाते। वो तो आपको करना पड़ेगा ना, अगर आप नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर तो आपका ये जो एफर्ट है ना ये भी वेस्ट है। अब घर आके देखोगे ये तो किया हुआ था, ये तो आता था, पेपर में हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इन्हीं कारणों से, इन्हीं वजहों से। कितनी बार इसको, एक बार अच्छी तरह तैयारी करके उसको छोड़ दो। पेपर वाले दिन 2 दिन पहले आपके पास टाइम तो होता है ना, गैप होते हैं, एक एक दिन का गैप तो होता है एटलीस्ट। फिर और पहले जब पेपर होता है ना सीपीडी का, एक ही दिन में पेपर हो जाते थे सारे, नो गैप, एक ही दिन में चलते थे। 2016 से 17 से पहले सीपीडी होता था ना, पता है ना आपको। अभी सीए फाउंडेशन है, तो आपको तो एक एक पेपर के लिए एक एक दिन बीच में गैप मिलता है। तब इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का पेपर इकट्ठा होता था, 2 घंटे में, गैप ही नहीं था। और फिर 2 घंटे का बीच में ब्रेक होती थी, लॉ एंड ये स्टैट्स मैथ, ये इकट्ठा होता था। और कोई पेपर होते नहीं थे, 4 ही होते थे, मतलब इनमें भी गैप नहीं होता था, ये भी लगातार ही होते थे, सिर्फ 2 घंटे के बीच में ब्रेक होती थी। लोग तो तब भी कर जाते थे, और आपके पास तो एक एक दिन है पूरा, और बहुत अच्छी तरह रिवीजन कर सकते हो। उन दिनों में आप कैसा पढ़ते हो ना, फाइनली वो डिसाइड करेगा कि आपके स्कोर कितने आएंगे। नो डाउट अभी आप जो नोट्स बनाते हो ना, इस तरीके से बनाया करो कि पेपर वाले दिन आपको कम समय लगे पढ़ने में। आप अभी से हाईलाइट कर लिया करो, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आती है, तो काम कर रहे ना, पेपर वाले दिन वही क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन ही पढ़ना, कि भाई ये वाले क्वेश्चन पढ़ने। ठीक है जी, कल से या अभी से हम लोग इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। हमारे 2 ही चैप्टर पेंडिंग है, इंडेक्स नंबर है और टाइम सीरीज है। ठीक है, तो 2-2 3-3 दिन के चैप्टर्स हैं, खत्म कर लेंगे। और एक एन्यूटीज का भी टॉपिक है, एन्यूटीज की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तो अगर आप देखना चाहो तो वहां से देख लोगे। 3 घंटे की वीडियोस हैं, 1-1 घंटे की है। अगर आप बोलोगे कि रिवीजन करा दो, मैं वो भी करा दूँ, एज यू विश। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू।